Hi, the smarter you get, the less you take yourself seriously. Be sincere but not serious. Today is 24th of May 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज ये थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2021 का। वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ है जिसमें बताया गया है इंडिया इज द कंट्री जिसको हाईएस्ट रेमिटेंस मिला था 2020 में। श्री पद्म कुमार नायर हैं, ये सीईओ हैं प्रपोज्ड बैड बैंक NARCL के। सीबीएसई इंस्टीट्यूशन है जिसने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दिस इज फॉर मेंटल वेलबींग। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, दिस इज फ्रॉम रशिया। आज के सवाल है, अहमदाबाद सत्याग्रह गांधी जी का किस डायरेक्शन किसके अगेंस्ट डायरेक्टेड था? सी, गांधी जी ने आते से ही 3 सत्याग्रह किए थे। एक था चंपारण, दूसरा था अहमदाबाद और तीसरा था खेड़ा। तो जो अहमदाबाद सत्याग्रह था ये डायरेक्टेड अगेंस्ट whom था? Who was the architect of North and South block of the Central Secretariat in Delhi? Who was the national leader who wrote History of India on the walls of the Andaman Cellular Jail? Who issued फरमान? फरमान किसने जारी किया था जिसने ग्रांट किया दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इंग्लिश को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? Which one of the following acts introduced communal electorate in India and founded Fort William College at Calcutta? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है सरमाइज। सरमाइज मतलब गैस करना या फिर कुछ तुक्का लगाना, वहां पे कंक्लूजन विड्रॉ करने की कोशिश करना। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब है डीप है, नॉलेजेबल है, थॉरो है। आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रोफाउंड नॉलेज है। जीलेट, इसका मतलब है बिलीवर है, वो उस पर स्ट्रांगली बिलीव करता है। एंथुजियास्ट है, फैन है। सोलेस का मतलब होता है होप। कंफर्ट ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ ग्रीफ, कंफर्ट ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ ग्रीफ। फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस, ऑनेस्टी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, साइक्लोन यास, इंडिया टू पुश फॉर WHO एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूवल फॉर दिस कोवैक्सिन इंटरनेशनल ट्रैवल। ये बात है एनसीआर एंड एनसीटी रीजन, और एनसीआर रीजन में क्या इनको चैलेंजेस आ रहे हैं दिस कोविड-19 क्राइसिस रिलेटेड। दिस इज हीलिंग टच थ्रू मेलोडी, फिल्म ऑन ऑरोवाइल, अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट एक्सीलेंट सक्सेस स्टोरी है ये, इसके बारे में हम जानेंगे। द वर्ड एज द क्लासरूम, आज मंडे है तो आज एजुकेशन प्लस आता है। विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। कल हमने देखा था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अब इस पे एडिटोरियल है गारंटर बिवेयर और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अनदर चैलेंज, दिस इज अबाउट हेल्थ मिनिस्ट्री ने म्यूकोर माइकोसिस को फंगल इन्फेक्शन एपिडेमिक डिसीज एक्ट के अंदर रखा है, विल गेट टू नो। रिकैलिब्रेट करें ग्रोथ, रीप्रायोरिटाइज करें एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। डिफ्लेटिंग इंडियाज कोविड ब्लैक मार्केट बूम, इको टैक्स, एनवायरमेंटल टैक्स। कन्फ्रंटिंग बैड फेथ कैंपेन, INS जलाशय, व्हाट्सएप, वॉल्केनो अभी इरप्शन हुआ है कॉन्गो में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे था मई 22 को, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। देन CSET के सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu, and for now मंडे से हम इंडियन एक्सप्रेस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट जो न्यूज़ है, दिस न्यूज़ इज अबाउट सेंटर और ज़्यादातर स्टेट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ऑप्ट हैं टू होल्ड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। क्लास 10th में तो जनरल सबको ऐसे पास हो गया इंटरनल मार्किंग से, बट क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराने का यहाँ पे ज़रूरत, ऐसा बताया गया है। स्टेट्स को 3 दिन का टाइम दिया है फीडबैक देने के लिए। कम सब्जेक्ट्स होंगे, शॉर्टर पेपर होंगे,
और एग्ज़ाम भी ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा पूरा शेड्यूल कि कोविड का ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पे आए नहीं। Exams are likely to be shorter in duration, एग्जाम सेंटर्स में बी एक्सपेंडेड एंड शेड्यूल जो होगा एग्जाम का वो भी स्टैगर्ड होगा सो दैट कोविड पैंडेमिक चैलेंज में भी जो एजुकेशन आउटकम है इवैल्यूएशन भी ज़रूरी होता है बिकॉज ट्वेल्थ जो बोर्ड एग्जाम है ये लास्ट ईयर होता है स्कूल लाइफ का। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, हायर एजुकेशन में जाना है। सो द पॉइंट इज इसको कंडक्ट कराना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर अनटूवर्ड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अपसेट शेड्यूल, क्लास 12th स्टूडेंट्स चेन्नई स्कूल में अहेड ऑफ एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो अभी फिलहाल के लिए ये बात है। एक आइडिया और ये आ रहा था कि जैसे अभी वैक्सीनेशन हमने 18 प्लस के लिए ओपन किया है, जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नियर अबाउट अप्रोचिंग 18, तो क्या क्लास 12th को हम वैक्सीनेशन दे दें, ऐसा कुछ प्रोविज़न कर दें ताकि एग्ज़ाम्स भी हो जाएं और हेल्थ फ्रंट पे भी हमारी कोई चैलेंजेस नहीं आए। तो ये भी एक आइडिया फ्लोट हुआ है, लेट अस सी। सेंटर मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, 3 दिन का टाइम है, इसमें फर्दर फॉलो अप लेंगे हम। देन ये बात है ब्रूइंग वरी, इंडियन कोस्ट गार्ड गाइडिंग फिशरमैन इन व्यू ऑफ साइक्लोन यास। ये साइक्लोन जनरेट हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, लास्ट वाला था अरेबियन सी में, अभी है बे ऑफ बंगाल। वेदर ऑफिस ने इशू किया है ऑरेंज वार्निंग। कुछ ही दिन पहले हमने कलर कोडेड वार्निंग देखा था क्लाइमेट का, ऑरेंज कब होता है, येलो, ग्रीन या फिर रेड वार्निंग। तो अभी ऑरेंज है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। साइक्लोजेनेसिस होता है ओशन में, बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर भी वैसे कुछ ज़्यादा ही रहता है, तो यहाँ साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं। और बिकॉज साइक्लोन्स इस डायरेक्शन में जनरली मूव करते हैं तो इंडिया की यहाँ पे कोस्ट आ जाती है, तो साइक्लोन जेनेसिस हुआ बे ऑफ बंगाल में और वो लैंडफॉल होगा इंडिया के इस ईस्टर्न कोस्ट में। वेरएज अरेबियन सी में जो साइक्लोन बनते हैं वो फिर चले जाते हैं इधर अरब में, ओमान तरफ, यहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो रिलेटिवली हमें बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं इंडिया में। तो ये वेरी सीवियर है। अब साइक्लोजेनेसिस इनिशियली एक स्मॉल डिप्रेशन होता है, फिर लो प्रेशर एरिया है, यहाँ विंड्स आएंगी लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए, कोरियोलिस फोर्स, और ऐसे करके साइक्लोन बन जाएगा। अब साइक्लोजेनेसिस जो है ये स्टेप्स होंगे, अभी ये लो है, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाए, तो अभी हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वेरी सीवियर साइक्लोन टू हिट नॉर्थ ओडिशा कोस्ट, मई 26 शायद लैंडफॉल होगा। इंडिया टू पुश फॉर WHO यूरोपियन यूनियन अप्रूवल फॉर कोवैक्सिन। सी वैसे भी अभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल है नहीं, ये न्यूज़ कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट हो गया था कि कोवैक्सिन वालों को इंटरनेशनल ट्रैवल होगा नहीं, अननेसेसरी हाइप है ये, ऐसा कुछ नहीं है। कोवैक्सिन के 3rd फेज ट्रायल्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी यहाँ पे लगी है, चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट हो जाएंगी। कंसर्न्स ओवर ट्रैवल हर्डल्स फॉर कोवैक्सिन रिसिपिएंट। अब ये जो इस टाइप की न्यूज़ है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हमें एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए, इट्स सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। क्लियरेंस फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सब्सिक्वेंटली यूरोपियन यूनियन मेडिकल एजेंसी, गवर्नमेंट वर्क कर रही है, ये अप्रूवल मिल जाना चाहिए और स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई ट्रबल नहीं आएगी। देन दिस इज ओलंपियन क्यूमुलेटिव फैटेलिटीज सिटी। The villages that border the city are crippled with by lack of testing and vaccination center। अब सी दिल्ली के आसपास रहने का या फिर किसी बड़े शहर के आसपास रहने के फायदे भी होते हैं। जो ग्रोथ है, एडवांसमेंट है, वो ट्रिकल डाउन होता है पेरिफेरल जोन्स में। जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर्स, तो यहाँ ये जो दिल्ली का एरिया है इसके आसपास ग्रोथ यहाँ पे ट्रिकल डाउन होती है, इनको बेनिफिट मिलता है। तो 2 जोन होते हैं, एक है ये प्रॉपर दिल्ली, दिस इज कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटोरी NCT, यहाँ पे 70 सीटों का चुनाव होता है और दिल्ली की एक सरकार बनती है। बट जो एडजॉइनिंग एरिया है, से राजस्थान का हुआ या फिर हरियाणा का हुआ या फिर उत्तर प्रदेश का हुआ, ये जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सब इंक्लूड हो जाते हैं नेशनल कैपिटल रीजन में, NCR। तो जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली का तो गुड़गांव वैसे तो हरियाणा में बट NCR में आएगा, नोएडा हरियाणा, नोएडा यूपी में है, NCR में आएगा। फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये रोहतक, फिर राजस्थान का अलवर, ये जितने जिले दिख रहे हैं ये सारे आते हैं NCR में। तो प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली के साथ प्रॉक्सिमिटी होने के कारण एक्सपोजर टू इन्फेक्शन भी ज़्यादा हुआ, इन सब जिलों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। बट दिल्ली में तो फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा हैं, बट रिलेटिवली इन सब जगह में एक्सेप्ट गुड़गांव एंड नोएडा इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है।
सो दे आर फीलिंग दिस, फेसिंग दिस हीट, कोविड-19, कि यहाँ पर क्रिपल्ड है लैक ऑफ टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन सेंटर. लेट अस मूव अहेड. लॉकडाउन 31st तक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में लग रहा है. देन दिस इज स्टॉर्म एंड द आफ्टरमैथ. सी, कोविड के बाद जो रिकवरी होती है ना, उसमें भी बड़े चैलेंजेस आते हैं. फटीग, ब्रेन फॉग, विजन इशू, दीज आर ट्रॉमेटिक इन सेवरल पेशेंट्स. सो दैट इज वाई मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है. देन दिस इज वायरस का फियर है, पैसेंजर, कोविड टेस्ट, हीलिंग टच थ्रू मेलोडी. नाउ लुक एट दिस जेंटलमैन, विक्रमजीत बाउलिया, काफी अच्छा काम कर रहे हैं. फोक सिंगर है, साउदर्न सदर्न असम के सिलचर में. और म्यूजिक जो होता है ना, म्यूजिक एक बहुत बड़ा हीलिंग मेडिसिन की तरह है. सो ही इज यूजिंग म्यूजिक हीलिंग टच देने का थ्रू मेलोडी. असम फोक सिंगर है. हेल्प लिफ्ट स्पिरिट, जोश, स्पिरिट ऑफ कोविड-19 पेशेंट, ऑप्टिमिज्म. मेंटल हेल्थ के लिए दिस इज गुड. Then this is next page. Film on Auroville, a forestation project to be screened in Paris. ये बात है ऑरोवाइल का. यहाँ जो 1970s का जो टाइम था, इस ड्यूरेशन का फोटोग्राफ देखिए. यहाँ पर इन्होंने चालू किया फॉरेस्टेशन कराना, पेड़ लगाना. और आज की डेट में लुक एट द पिक्चर. दिस इज 1970 एंड दिस इज नाउ. वाई? ये इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हुआ पॉजिटिव? अफॉरेस्टेशन के कारण. सो फॉरेस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. ये अभी एक फिल्म बन रही है, ये शो होगी अभी चेंज नाउ समिट में स्क्रीन होगी. फिल्म ऑन ऑरोवाइल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट अभी स्क्रीन होगी पेरिस में. अब सी, एक बड़ा अच्छा कोट है, आई रियली लाइक दिस कोट. नोइंग ट्रीज, ट्रीज को देख के आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पेशेंस, पेशेंस. नोइंग ग्रास, ग्रास को देख के आई कैन अप्रिशिएट परसिस्टेंस. ग्रास डैमेज होती है, पानी नहीं आता, सूख जाती है, चैलेंजिंग टाइम होता है, बट ग्रास सरवाइव करती है. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ग्रास फिर से ग्रीन हो जाती है. सो व्हाट इज दिस क्वालिटी? दिस क्वालिटी इज कॉल्ड परसिस्टेंस. एंड ट्रीज जो होते हैं, स्लो ग्रोथ होती है, बट दे वेल होलजम होता है इनका. एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड. नेचर बड़ी स्लो चलती है, बट नेचर में एवरीथिंग अकॉम्प्लिश्ड होती है. सो देयरफॉर देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ. लाइफ में ऐसे कोई शॉर्टकट्स एज सच होते नहीं है. कहीं ना कहीं अगर हम शॉर्टकट लेते हैं ना, तो आगे वाली चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. वो रियल टाइम पे हमें दिखता नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में समझ में आता है कि शॉर्टकट्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए. सो शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं. हार्डवर्क के लिए एवर रेडी, रेडी रहना है, बिकॉज हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा. अभी नहीं तो बाद में यू विल हैव टू पुट दिस फाइट. सो डोंट शाई. हार्डवर्क इज गुड, वर्क इज गुड. काम करना भी लाइफ में बहुत अच्छी चीज होती है. ऑलवेज कीप वर्किंग. हमेशा बिजी रहो, वर्क करो. दिस इज गुड थिंग. सो नोइंग ट्रीज आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पेशेंस. नोइंग ग्रास आई कैन अप्रिशिएट परसिस्टेंस. अब इसको आप एथिक्स के एंगल से सोचिए. एथिक्स में ऐसे कोट्स आते हैं, कोट्स आते हैं, उसको एलेबोरेट करना है. आप कुछ उसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. एग्जाम्पल्स भी आपसे अपनी लाइफ, एग्जाम, स्कूल्स के, या फिर कुछ लीडर्स के जो आपने पढ़े हैं एग्जाम्पल्स, उनका रेफरेंस ले सकते हैं. कोविड-19 हमारे इतने सारे हीरोज हमने देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. यू कैन टेक एग्जाम्पल. प्लानिंग का आप एग्जाम्पल दे सकते हो. गवर्नेंस होता है, सरकार बड़ी प्लानिंग से चलती है. और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. और परसिस्टेंस होना भी ज़रूरी है. कई बार सेटबैक्स होते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते, बट दैट डजंट मीन कि वी स्टॉप वर्किंग, हम गिव अप कर दें. नो, we'll put a good fight and we'll always try to win. So this is important. Knowing grass, I can appreciate persistence, and knowing trees, I understand the meaning of patience. So इसको आप कनेक्ट करो एथिक्स में, ह्यूमन वैल्यूज देखो, और गवर्नेंस का भी एंगल डालिए. ट्राई टू एलेबोरेट एंड राइट. द वर्ड एज द क्लासरूम, ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा है, सबको पढ़ना है इसे. द वर्ड एज द क्लासरूम. सी, आई कीप ऑन सेइंग जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो प्रीवियस जनरेशन से बेटर होती है. बट कई बार क्या होता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है, उसके पास एक्सपीरियंस का कमी रहता है. उसके पास नॉलेज बहुत है, बट एक्सपीरियंस नहीं है. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम एज के साथ ही सीखते हैं. हमारा मैच्योरिटी आती है, हमें समझ आती है वर्ल्ड कैसे चलता है, क्या प्रायोरिटीज़ है. तो एक्सपीरियंस को भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. सेकेंड, काफ़ी कम एज में आपको बहुत सक्सेस मिल रही है, यू आर डूइंग वेरी गुड, बट ये जो बेसिक टेनेट्स हैं ह्यूमन वैल्यू के, कि हमें एम्पैथी होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, रिजाइलियंस होना चाहिए, और रेस्पेक्ट भी होना चाहिए टुवर्ड्स दिस एल्डर्स, लैंग्वेज में और एक्शन में.
तो ये चीजें होती है ना, वो फिर कंप्लीट सक्सेस बनती है, अदरवाइज सक्सेस ब्रोकन दिखती है। सो द वर्ड एज द क्लासरूम, लर्निंग लैंडस्केप इन इंडिया इवॉल्व हुआ है। वी मस्ट कीप इन माइंड अवर गोल इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ एंड इट्स चैलेंजेस। सी, लाइफ एंड इट्स चैलेंजेस। स्कूल में टॉप करने से अच्छी बात है, पढ़ाई होनी चाहिए, बट ये कोई गारंटी नहीं होता कि आप रियल लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल होंगे। मार्क्स जो होते हैं ना, वो रियल लाइफ का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं होता है यहाँ पे। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि ये जो दूसरी लाइफ की स्किल्स हैं उसमें भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें। अदरवाइज स्टूडेंट्स मार्कशीट्स में बहुत अच्छे होते हैं बट रियल वर्ल्ड में वो सफ़र करते हैं। तो दिस शुड बी अवर अवर प्रायोरिटी। फेस करें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। वर्ल्ड आउटसाइड स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के बाहर की जो दुनिया है उसके लिए भी प्रिपरेशन होनी चाहिए। टुडे का 20 ईयर ओल्ड आर एंटरिंग अ वर्ल्ड दैट इज इवॉल्विंग डिजिटली एवरी सेकेंड, और सुपर स्पीड से ये चेंजेस आ रहे हैं। पहले जो चेंजेस होने थे 100 साल में, वो अभी 10 साल में चेंजेस आ रहे हैं। और प्लेग बाय कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, पॉलिटिकल वोलेटिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है। ये कुछ चैलेंजेस हैं। तो स्टूडेंट्स को और नई जनरेशन की जो थॉट प्रोसेस है, इसको हम कैसे इवॉल्व करें, कैसे उसको प्रिपेयर करें सो दैट वो इन चैलेंजेस को फेस कर पाए। What are we doing to prepare our youth to thrive in such times and how can we do so? हमें ज़रूरत है होलिस्टिक लर्निंग मॉडल हो जो एम्फेसाइज करे लर्निंग प्रैक्टिकल वैल्यूज में भी, सॉल्व सर्वाइव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अलॉन्ग विद एकेडमिक नॉलेज। मतलब बुकिश नॉलेज है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल जो रियल वर्ल्ड चीज़ें होती है वो लेसन्स भी सिखाना ज़रूरी होता है। Pandemic is the most recent example of when and how values such as resilience, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। पेशेंस अभी हमने देखा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। कंपैशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं इनमें कंपैशन होना ज़रूरी है। लीडर्स होते हैं आर्म्ड फोर्सेस में, ऑफिसर बनने वाले हो आप, कंपैशन होना ज़रूरी है अपने ट्रूप्स के लिए और दिस ऑर्डिनरी पीपल के लिए भी, सिविलियंस के लिए भी एम्पैथी होना भी ज़रूरी है। कैन हेल्प अस बी मोर रैशनल एंड ह्यूमन। वरना अक्सर हम ऐसे केसेस देखते हैं कि जैसे सिविल सर्वेंट्स हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, बट दे आर सपोज टू एक्ट इन अ जस्ट एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट मैनर। दे आर नॉट सपोज टू लूज देयर कूल। ओके, तो बी वेरी वेरी केयरफुल, ये क्वालिटीज़ को भी ग्रूम करना है। दूसरी चीज़ है सॉफ्ट स्किल्स। अक्सर स्टूडेंट्स में हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाता है उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। उनको ऐसे बड़ा अच्छी चीज़ें पता है, कोडिंग कर लेंगे, मैथ्स कर लेंगे, साइंस में बड़ी बड़ी चीज़ें बता देंगे, बट जब सॉफ्ट स्किल्स की होती है, लैंग्वेज की, कुछ बोलने की, बात करना है तो कैसे बात करना है, रेस्पेक्टफुल होके कैसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर इंटरव्यू में आप जा रहे हो, आपको कुछ सवाल नहीं आता, आप कैसे बताओगे, या कोई सवाल बहुत अच्छे से आता है तो विदाउट लुकिंग एरोगेंट आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे। ये सब चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स में आती है। ये चीज़ भी रियल लाइफ में जब आप करियर बनाते हो ना, तो सॉफ्ट स्किल्स की बहुत वैल्यू होती है, तो इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। सो द पॉइंट इज, एजुकेशन में भी होलजमनेस होना ज़रूरी है। हर एस्पेक्ट जो है उसको कवर करना है, ये नहीं कि केवल कुछ ही पर्टिकुलर बुकिश फील्ड में हम एक्सेल कर रहे हैं। वी वांट कंप्लीट पिक्चर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है, यंगस्टर्स नीड टू टॉट ह्यूमैनिस्टिक स्किल्स एंड वैल्यूज सच एज रेस्पेक्ट, पेशेंस एंड काइंडनेस अमंग अदर्स। एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छा करना है, बट साथ ही साथ ये वैल्यू सिस्टम भी आना चाहिए। ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन, एथिक्स से रिलेट करिए। एजुकेशन, गवर्नेंस, एजुकेशन पॉलिसी, एग्जाम्पल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने को। थिंक, इसको प्रिपेयर करिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो आंसर लिख रहा है ना, वो एनी डे बहुत बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा जो आंसर नहीं लिख रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिकॉज अगर आप आंसर लिख रहे हो, नहीं आ रहा तो आपको समझ में आ रहा है कि चलो यहाँ डिफिकल्टी आ रही है, अब आप उस पर वर्कआउट करोगे, चीज़ें अपने आप इंप्रूव होने लग जाती है। आप क्विट मत करो, डोंट क्विट, जस्ट कीप राइटिंग। विद इन अ वीक यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि इससे कितना इंप्रूवमेंट होता है। ओके, सो राइट इट डाउन एंड इट्स वेरी इजी। आईबीसी न्यूज़ टाइटंस, ये है एडिटोरियल, फर्स्ट एडिटोरियल है। ये कंटिन्यूएशन में है जो कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था कि कॉरपोरेट ने बिजनेस स्टार्ट किया, कॉरपोरेट ने कुछ पर्सनल गारंटर दिए कि वो गारंटी दे रहे हैं कि ये बैंक इसको पैसा दे दे
कुछ भी होगा हम पर्सनल गारंटी दे रहे हैं। बट जब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी होती थी, बिजनेस फेल होता था, तो पर्सनल गारंटर थे, उनकी लायबिलिटी नहीं आ रही थी। बट अब नियम बदल रहे हैं। जो पर्सनल गारंटर हैं उनको भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इससे बैंक्स के जो पैसे डूब जाते हैं उसकी लोन रिकवरी इजी होगी। तो ये बात है। Banks now stand a real chance of recovering substantially more from the resolution stressed corporate entity का इट हैज़ बीन द relatively affluent सपोर्टर थे। बिकॉज जैसे बड़े बड़े बिजनेस का आप देखो, इसके जो सपोर्टर्स होते हैं ना वो बड़े फेमस, बड़े सक्सेसफुल और बड़े रिच इस टाइप के लोग होते हैं। तो जब वो गारंटी दे रहे हैं, उनकी साख में गारंटी दिया है, तो जब अगर चीज़ें खराब होती है तो गारंटी को रियलाइजेशन भी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। तो इससे गुड मूव है, बैंक्स की हेल्थ में बेनिफिट होगा। बट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अब जैसे यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो यंग एंटरप्रेन्योर है, न्यू एंटरप्रेन्योर है, तो वो पहले तो ट्राइड एंड टेस्टेड है नहीं, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो उसका गारंटर मिलना मुश्किल हो जाएगा। Entrepreneur will now have to think twice before signing a personal guarantee unless they can be very certain that business they found will not flounder। और इस बात की तो कोई गारंटी होती नहीं है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो सक्सेस ही होगा, फेलियर्स भी होते हैं। तो एक ये चैलेंज आ जाएगा कि पर्सनल गारंटर मिलना मुश्किल हो जाएंगे। बट ओवरऑल देखें तो दिस इज गुड फॉर बैंक हेल्थ। ये अनदर चैलेंज है। The rise in this mucormycosis cases underlies the need for diabetics to get vaccination। वैक्सीनेशन सबको कराना है, इट इज द ओनली सॉल्यूशन। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस म्यूकरमाइकोसिस जो फंगल इन्फेक्शन है इसको रख दिया है एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में। और नोटिफाइबल डिसीज है, तो जितने भी केसेस आएंगे उसको स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना पड़ेगा और उसका एक प्रोसीजर होगा। इसकी मेडिसिन होती है ये, जिसका शॉर्टेज था, इसको रैंप अप प्रोडक्शन करने की बात है। राइज इन केसेस हो रहे हैं, तो ये एक वेकअप कॉल है कोविड पेशेंट्स के लिए भी और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए भी। ये जो स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स ने ऑल्दो हेल्प किया कोविड से फाइट करने के लिए, बट अगर जुडिशियस यूज नहीं ले रहे हैं तो फिर आप रिस्क एक्सपोज हो जाते हो दूसरी डिसीजेस के लिए, जिसका नाम है ये। तो राइट डोजेज दें, डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रखें और सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है, खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देन शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। तो ये एक वेकअप कॉल है, अनदर चैलेंज। देन ये है रिकैलिब्रेट ग्रोथ, रीप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर। ये आर्टिकल लिखा है रंगराजन साहब ने एंड DK श्रीवास्तव जी ने। सी काफ़ी लर्नेड और काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है। बट इस आर्टिकल में जो मोस्टली बातें हैं ना वो सब डेटा है, डेटा फिगर है कि मूडीज का डेटा ने बोला जीडीपी कितना होगा, फिर इंडिया ने बोला जीडीपी कितना होगा। अब ये सब चीज़ें है ना, नोबडी नोज, सबके डेटा फ्लाउंड होंगे यहाँ पे, सबके डेटा इनकरेक्ट हो जाते हैं बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा फ्लूइड कंडीशन है। कोविड-19 किस डायरेक्शन में जाएगा नोबडी नो। सो बहुत ज़्यादा हमें डेटा पे नहीं जाना है, हमें जाना है थीम्स पे, आइडियाज़ में, बिकॉज ये डेटा अभी स्टे नहीं करेगा, ये चेंज हो जाएगा। इंड्यूस्ड इरोजन हुआ है, वी ऑल नो। कोविड के कारण डिक्लाइन हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एक्टिविटी में डिक्लाइन हुआ। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिक्लाइन होगा तो मतलब पैसे जनरेट, पैसे का सर्कुलेशन कम हो गया। बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो गया है, लोअर रेवेन्यूज आ रहे हैं, टैक्स और नॉन टैक्स दोनों में। अब रेवेन्यू मतलब सरकार की इनकम, तो सरकार की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी बट खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो फिस्कल डेफिसिट वाइडन हो जाएगा। दो एक चैलेंज हो जाएगा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट। सॉल्यूशन देखें तो अभी भी सॉल्यूशन एक ही है, गो गेट वैक्सीनेटेड। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, यहाँ मल्टीप्लायर इफेक्ट है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, लेबर ज्यादा होता है, मैनुअल ज्यादा वर्क होता है। तो यहाँ अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में 1% का राइज होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड होता है, ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होती है। जबकि टेक्नोलॉजी वगैरह ये कंसंट्रेटेड होते हैं, इसमें कुछ ही इंडिविजुअल को फायदा होगा, सबको इतना फायदा नहीं होगा। बट कंस्ट्रक्शन में मल्टीप्लायर इफेक्ट है। वल्नरेबल को सेफगार्ड करें, वैक्सीनेशन वाया सेंटर प्रोक्योरमेंट हो तो बेटर है, सेंटर के थ्रू। जैसे हम बाहर से भी वैक्सीनेशन बुलाएंगे, फाइजर, स्पुतनिक, तो अलग अलग राज्य अपनी वैक्सीनेशन ना बुलाएं बल्कि सेंटर लाए। इससे इक्विटी आएगी अमंग स्टेट्स में, बिकॉज स्टेट्स इंडिया में इक्वल नहीं है, हमारे यहाँ सारे स्टेट्स बराबर नहीं है। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र बड़ा रिच स्टेट है,
तो महाराष्ट्र का कंपैरिजन हम उत्तराखंड से नहीं कर सकते, महाराष्ट्र का कंपैरिजन से हम झारखंड से नहीं कर सकते। तो इक्विटी लाने के लिए झारखंड उत्तराखंड को ज़्यादा हेल्प चाहिए होगी। इक्विटी लाने के लिए सेंटर को यहाँ पे स्टेप इन करना चाहिए। इकोनॉमी ऑफ स्केल्स भी आएगा, बिकॉज सेंटर इतनी सारी वैक्सीनेशन एक साथ लेगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है तो ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो पैंडेमिक जो है, इसका जो स्केल और पीरियड है, इसको शॉर्टन करें और जल्द से जल्द इसको हम ओवरकम करें, रिकवर करें। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। अदरवाइज ये सारे जो डेटा, फिगर्स, नंबर्स ये चेंज होते रहेंगे। डिफ्लेटिंग इंडियाज कोविड ब्लैक मार्केट बूम। अब सी ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हुआ। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये जो मेडिसिन हैं इसकी नकली दवाइयाँ भी हुई और होल्डिंग भी हुआ और उसको बहुत ज़्यादा एस्केलेट करके प्राइस में सेल किया गया, तो वो रॉन्ग था। हॉस्पिटल्स ने भी बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज किया है कई दफ़े पेशेंट्स को, तो वो भी रॉन्ग है। डिफ्लेटिंग इंडियाज कोविड ब्लैक मार्केट बूम, तो इसमें ज़रूरी होता है इंडिपेंडेंट विजिलेंस सिस्टम हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो इस ब्लैक मार्केटिंग को स्टॉप करे। डिफ्लेटिंग इंडियाज कोविड ब्लैक मार्केट बूम। देन द मैनी बेनिफिट ऑफ इको टैक्स, ये बात है एनवायरनमेंट टैक्स हम क्यों नहीं लगाते। अब सी एनवायरमेंटल फिस्कल रिफॉर्म्स ज़रूरी है, बिकॉज पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ग्रीन टैक्स लगाएंगे, जो ज़्यादा पॉल्यूटिंग है उस पर सेस भी लगाओ, ग्रीन टैक्स भी लगाओ, इक्विटी लाने के लिए। रिड्यूस होगा इससे पॉल्यूशन, जनरेट रिसोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग द हेल्थ सेक्टर, और इससे इनकम भी आएगी। पैसे की वैसे ही बड़ी शॉर्टेज चल रही है सरकार को, तो इससे हेल्थ सेक्टर बेटर होगा। हाउस होल्ड जो स्पेंडिंग है उसका हेल्थ केयर फोकस जो है, उसको हेल्थ केयर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं, इसको भी कम करना है। आउट ऑफ पॉकेट मतलब खुद से आपको सरकारी चीज़ें कम मिल रही हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। दिस शुड बी चेक्ड। जीडीपी का अराउंड 2.5 से 3% जो है ग्लोल गोल होना चाहिए जीडीपी का, हम हेल्थ केयर में लगाए। बिकॉज इन दी एंड लाइफ अभी कौन सेव कर रहा है, लाइफ सेव कर रहा है हॉस्पिटल्स, लाइफ सेव कर रहे हैं दिस रिसर्च, टेक्नोलॉजी, बायोटेक, ये सब हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स, दीज आर सेविंग मेजर्स। तो यहाँ हमें जो खर्चा है ना, खर्चा सही जगह पे होना चाहिए। जीडीपी का हेल्थ केयर में होना चाहिए 2.5 से 3% एटलीस्ट। एनवायरमेंटल टैक्सेशन इज अ गुड थिंग, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज में लगाएं। हम एलिमिनेट करें एग्जिस्टिंग सब्सिडी जो दे रहे हैं, टैक्सेस हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट में, जैसे पेट्रोल वगैरह है, फॉसिल फ्यूल्स है, इनका हार्मफुल इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट में, तो इसको कम करें। रीस्ट्रक्चर करें एग्जिस्टिंग टैक्सेस इन एनवायरमेंटली सपोर्टिव मैनर, और इनिशिएटिव्स नए ले एनवायरमेंटल टैक्स के, जैसे ग्रीन टैक्स वगैरह। इंडिया में जो इको टैक्स होगा वो 3 मेन एरिया पे कनेक्ट कर सकता है। डिफरेंशियल टैक्सेशन ऑन व्हीकल्स इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जैसे जो बहुत पुराने व्हीकल्स हो गए, वो रिसाइकल नहीं हो रहे, तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगाए। रिन्यू जो साल भर में कराना पड़ता है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाए। तो ये हो जाएगा पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। ओरिएंटेड टुवर्ड्स फ्यूल एफिशिएंसी पे हो, जीपीएस बेस्ड कंजेशन चार्जेस हो, जीपीएस बेस्ड। और एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रैफिक, ट्रैफिक मॉनिटरिंग भी बेटर हो, ताकि पेट्रोल वेस्ट नहीं हो, हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं इस टाइप में। जीपीएस बेस्ड कंजेशन चार्जेस। एनर्जी सेक्टर टैक्सिंग फ्यूल्स में हो, एनर्जी जनरेशन में, और वेस्ट जनरेशन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये 3 टारगेट एरिया है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डिफरेंशियल टैक्सेशन हो, सेकंड एनर्जी जनरेशन, और थर्ड नेचुरल जो वेस्ट जनरेशन है वहां पर भी हम दिस एफिशिएंसी लाएं। फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी और पॉवर्टी रिडक्शन होगा, एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन भी होगा। तो ये जो पूरा आइडिया है ना, वो ये आइडिया फ्लोट कर रहा है कि टैक्स, टैक्स का मतलब होता है कर, कर लगाना। टैक्स डायरेक्ट टैक्स भी होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं। तो टैक्स उन चीज़ों पे लगाएं जो एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, और यहाँ से टैक्स से जो पैसा आएगा उस पैसे को हम कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए यूटिलाइज करें। तो इससे हमारा फिजिकल हेल्थ भी बेटर होगा, और जो एनवायरमेंटली डैमेजिंग एक्टिविटीज हैं वो डिस्करेज होगी। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। कन्फ्रंटिंग बैड फेथ कैंपेन। अब सी जर्नलिज्म, जर्नलिज्म को जरूरी है वो डाइवर्स आइडियाज को आर्टिकुलेट करे। स्पेस कैन नॉट बी सरेंडर टू बैड फेथ कैंपेन। जो न्यूज होता है, जर्नलिस्ट होते हैं, इनके पास बहुत पावर होती है। ये एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं, ये लोगों का ओपिनियन शेप कर सकते हैं,
ये एक मूवमेंट को रन कर सकते हैं। तो इस इतनी पावर के साथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज आनी चाहिए। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये जरूरी है कि ये जर्नलिस्टिक एथोस को मेंटेन करें। और डाइवर्सिटी जो होती है, अभी जैव विविधता भी आगे देखते हैं। डाइवर्सिटी इज गुड। नेचर जो होती है वो भी डाइवर्सिटी को एनकरेज करती है। तो वी शुड लुक इनटू दिस। जो आइडियाज हैं, अगर सब एक जैसा सोचने लग जाएंगे तो नए आइडियाज कहाँ से आएंगे, ग्रोथ कहाँ से होगी। सो डाइवर्सिटी इज गुड। और जो ओपोजिंग वॉइस है उसको भी लिसन ओपोजिंग वॉइस। व्हाट्सएप एंड इट्स डूबियस क्लेम, ये कल परसों ही देखा था। डेटा प्रोटेक्शन, जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप ने पहले बोला अकाउंट डिलीट कर देंगे जो नहीं मानेगा, बाद में कहा कि नहीं कंटिन्यू होगा बट यू शुड लिस्ट ओके करो नई पॉलिसी को। अब फिर है कि जो नई पॉलिसी है वो व्हाट्सएप बिजनेस के लिए। तो ऐसे गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने जवाब भी मांगा है डेटा प्रोटेक्शन का। हमारे इंडिया में भी यूरोप की तरह जीडीपीआर की जरूरत है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। शॉट्स ऑफ टारगेट, ये आईएनएस जलाशय है, ऑक्सीजन लेके आया ये वाइजाग में। कंसाइनमेंट फ्रॉम सिंगापुर। जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? देन दिस इज वॉल्केनो इरप्शन इन कॉन्गो, आर्मी लेंड्स हैंड। कॉन्गो, कॉन्गो यहाँ पर है, अफ्रीका। ये हम एक रिफ्ट वैली भी देखते हैं। ये जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, इस रिफ्ट वैली में मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। तो यहाँ बहुत सारी लेक्स भी मिलती है, जैसे विक्टोरिया लेक था, लेक तंगानिका एटसेट्रा। यहाँ पर है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये है दिस माउंट नायरा गोंगो, माउंट नायरा गोंगो। यहाँ रवांडा है, होटल रवांडा, जेनोसाइड अभी न्यूज में था। ये बुरुंडी है, ये युगांडा है, एंड दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और यहाँ इस माउंटेन पे अभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। वॉल्केनिक लावा और लावा और मैग्मा। लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है? आंसर, लावा और मैग्मा। तो अब इंडिया को ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत सारे इंडियन पर्सनल रहते हैं। वाई? इंडियन पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में, ब्लू बैरेट। सो दिस इज यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट। और ये वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है। देन वेबिनार है क्लाउड कंप्यूटिंग पे, द हिंदू की ये सीरीज चल रही है, करियर गाइडेंस। देन कंसर्न ओवर न्यू नॉर्म्स है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के लिए। माइनर फेस ऑफ हुआ गलवान वैली में, गलवान वैली में फिर से यहाँ पे कुछ फेस ऑफ है, आर्मी ने डिनाई किया है। रिपोर्ट्स इंस्पायर्ड बाय दोज ट्राइंग टू डीरेल रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑन द फ्रंटियर। देन ओपोजिशन सेफ्टी हेल्थ क्लास 12 की मैटर करती है। स्मॉल बिजनेस नीड मोर टाइम फॉर जीएसटी कॉम्प्लायंस। देन कार मेकर्स भी बोल रहे हैं कोविड 19 सेफ्टी को इंश्योर करें। चिल्ड्रन अभी लिमिटेड रिस्क में है सीवियर कोविड 19, डू नॉट पैनिक बट वी नीड टू मॉनिटर म्यूटेंट का स्ट्रेन। देन एंजाइटी एंड डिप्रेशन टॉप कंसर्न है, ये भी बहुत बड़ी महामारी बनती जा रही है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी कम होती है। अननेसेसरी थॉट प्रोसेस में आप, एक लूप होल है जिसमें आप फंस के रह जाओगे। सो कम आउट ऑफ दिस एंजाइटी डिप्रेशन। और इसमें हेल्प का, इफ यू नीड हेल्प आस्क फॉर इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज, कॉन्गो में ऐसे वॉल्केनो हुआ। देन नो एक्सेस टू इमेज ऑफ अवर न्यूक्लियर साइट्स, ईरान ने कहा। उल्टा रिबेल्स सीज पुलिस पोस्ट म्यांमार में। बांग्लादेश में एंटी ग्राफ्ट स्क्राइब, एंटी ग्राफ्ट मतलब करप्शन। देन दिस इज यूके टू अनवील प्लान्स फॉर डिजिटल बॉर्डर। सीडीसी ने बताया हार्ट इन्फ्लेमेशन इन सम यंग वैक्सीन रिसिपिएंट। और ये है स्मॉल सेविंग्स की रेट अगर कट होगी तो काफ़ी रिस्की है ये ऑर्डिनरी पीपल के लिए। एंड दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़, दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। ओके, सो दिस इज द हिंदू। अब हम आते हैं हिंदी आर्टिकल में। 22 मई को था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021। ये MOEFCC का ट्वीट था। सी कुछ टाइम पहले आई वॉज वेरी एक्टिव इन ट्विटर, बट फॉर सम टाइम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। मैं इसको फिर से रिज्यूम करूंगा। ये जो पोर्टल्स होते हैं ना, जैसे ये UN बायोडाइवर्सिटी का है, यहाँ MOEFCC का पोर्टल है, FAO का पोर्टल है, बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स आते हैं यहाँ पे। हैव अ लुक, इनको देखना चाहिए। जैसे ये UN बायोडाइवर्सिटी ने किया कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज, इकोसिस्टम, जीन्स रैपिडली डिक्लाइन हो रही है। ओके,
देन वर्ल्ड वाइड थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्शन है यहाँ पे। देन लैंड सरफेस, मैराइन फिश स्टॉक्स, कितने डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। फूड क्रॉप्स होती है वो एनिमल पॉलिनेशन में, पैंडेमिक का रिस्क, मेंटल हेल्थ, सब चीज़ जो होती है ना वो अल्टीमेटली डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए हमें ज़रूरी है कि वी ऑल पुट सम कलेक्टिव एफर्ट्स। ये एक बार आप देखिएगा, जैसे ये इंडिया का भी इन्होंने यहाँ दिखा, तो ये बड़े अच्छा है इन्फोग्राफिक्स, यहाँ बड़े अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं। सो वेन एवर यू गेट टाइम, कम टू ट्विटर एंड हैव अ लुक एट दीज ट्विटर पोर्टल, MOEFCC एट्सेट्रा के। दे आर रियली डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बट जो ट्विटर है ना, ट्विटर डबल एज्ड सॉर्ड है, इसमें बेनिफिट्स भी हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिस लॉसेस भी है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, मैच्योर रहना है। ये जो अच्छे पोर्टल्स है ना, यहाँ पे अननेसेसरी डिबेट, डिस्कशन, ट्रोल्स में नहीं पड़ना है। अवर फोकस इज दिस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इस बार का थीम है। ये संकल्प 1992 में पारित किया गया था, 1993 से स्टार्ट हुआ, प्रतिवर्ष 29 को था, फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को हम मनाए जाने लग गए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 22 मई को मनाए जाने का निश्चय किया गया। सो व्हाट इज दिस? बायोडाइवर्सिटी जो एक तो इक्वेटोरियल है, 0 डिग्री है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जो कोरल रीफ्स होती है, कोरल रीफ्स, यहाँ भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस इज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये सीसेट के सॉल्यूशंस हैं। इसमें ना टोटल वर्क सेम रहेगा, बाकी कंडीशंस चेंज होती रहेगी। तो हमें टोटल वर्क को इक्वेट कराना है। जैसे पहले 39 पर्सन्स थे, 12 दिन काम किया, 5 घंटे रोज काम किया तो रोड बना दी। तो टोटल वर्क कितना किया? 39 इंटू 12 इंटू 5, 2350। दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट। केस नंबर 2 में लेट डे एक्स थे, तो टोटल वर्क कितना हुआ? 30 लोग हैं, एक्स दिन काम किया, 6 घंटे पर डे काम किया, तो टोटल वर्क 180 एक्स हो गया। बट टोटल वर्क तो कांस्टेंट है, तो 2340 इज इक्वल टू 180 एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 13। सिमिलरली सेकंड है, टोटल प्रोविजन है खाने पीने का सामान, वो भी कांस्टेंट ही है, तो वो 150 दिन मैन के लिए था, 45 डेज के लिए, तो दिस वाज टोटल नंबर फिगर। 10 दिन हो गए तो कितना खाना खत्म हुआ? 150 लोगों ने 10 दिन का खाना कम कर दिया, तो अब खाना कितना बचा आफ्टर 10 डेज? 5250। अब रिमेनिंग मैन, कुछ लोग चले गए, 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट। तो अभी कितने लोग बचे? 150 में से 25 गए, तो 125 गए, तो 125 आर लेफ्ट। और अब अज्यूम करते हैं एक्स दिन तक ये बचा हुआ खाना चलेगा, तो 125 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5250, तो एक्स इज इक्वल टू 42। तो ये बड़े आसान होते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप हमें देखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, कभी गलती नहीं होती। जैसे ये 6 मशीन्स हैं, 270 बॉटल्स पर मिनट है, तो एक मशीन कितना हो गया? 45 बॉटल पर मिनट। अब एक मशीन का ये रेट है, तो 10 मशीन का 450 हो गया। अब पर मिनट है 1 मिनट, तो 4 मिनट में कितना होगा? 450 इंटू 4, 1800 बॉटल्स। ईजी। प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ही ईजी होने लग जाती है सारी चीजें। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सी, 3 पंप है, वर्किंग 8 आवर्स अ डे, कैन एम्प्टी टैंक इन 2 days. How many hours a day must 4 pumps work to empty the tank in 1 day? Answer easy. Second, if quarter kg of potato costs 60 paisa, so how many paise will 200 gram cost? Third, 7 spiders ने 7 webs बनाया 7 days में, तो एक spider बनाएगा एक web कितने दिनों में? Easy. So these are 3 questions for today. ये सी सेट का सॉल्यूशन है, ये है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फेथ कैंपेन, व्हाट्सएप, और ये यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, इको टैक्स, कोविड का ब्लैक मार्केट बूम, रिकैलिब्रेट करें ग्रोथ, अनदर चैलेंज, देन गारंटर बिवेयर, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये जो ह्यूमन वैल्यूज है, एथिक्स, ये भी ह्यूमन वैल्यूज है। And this is about Cyclone and CBSE board. So this is 24th of May 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.